नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जैसा कि बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल की, और राजस्थान भूगोल में आपने दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, और दूसरा टॉपिक था जो राजस्थान का क्या कहते हैं उसको, भौतिक प्रदेश। उस भौतिक प्रदेश में से मरुस्थलीय भाग हमने पढ़ा था। कल वाली क्लास में मरुस्थलीय भाग को पूरा पढ़ा था, पूरी विस्तृत चर्चा की थी। आज हम उसी भाग को, इन भौतिक भाग को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें ही आज हम बात करेंगे अरावली प्रदेश की, कि अरावली राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की ओर है, अरावली का उद्गम कैसे हुआ, अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, और अरावली के उपनाम वगैरह, अरावली राजस्थान में कहाँ कहाँ फैली हुई है। इस सारे सवालों का उत्तर हम यहाँ पर खोजने का प्रयास करेंगे। और ये जो सेशन है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन है जो अरावली की चोटियों से आते हैं, और वहाँ से हम परफेक्ट बात करेंगे, ताकि वो अरावली की जो चोटियाँ हैं वो क्रम से भी आपको याद हो जाए और विस्तृत जानकारी भी आपको मिल जाए। जो वाहन चालक है परिचालक वाली जो वैकेंसी है उसी में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे अरावली के अंदर, अरावली के बारे में बात करेंगे। तो अरावली प्रदेश हमने सबसे पहले हम बात भी की थी अरावली के अंदर, कि अरावली की राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अरावली तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% पर क्या है, अरावली है। तो यहाँ पर मैं लिख ही सकता हूँ कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली, हमने सबसे पहले भी बात की थी, अरावली कुल क्षेत्रफल कितना है, 9% भाग। कितना है, 9% भाग, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 11% यहाँ पर जनसंख्या रहती है अरावली प्रदेश में। तो जनसंख्या मैं कह सकता हूँ कि कितने परसेंट रहती है, 11%। तो कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, कितनी है, 11%। ये आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो 9% जनसंख्या है और 9% क्षेत्रफल है, और 11% क्या है यहाँ पर जनसंख्या है, जो राजस्थान के अरावली प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। फिर अरावली की बात करें तो अरावली है उसका राजस्थान, अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ पर है, और अरावली पर्वत राजस्थान में कहाँ विस्तार, इस पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि इसकी सारी की सारी डिटेल है, हम आगे बात करने वाले हैं। तो अरावली पर्वतमाला कुल विस्तार है वो पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक है। तो मैं यहाँ पर भी इसको लिख सकता हूँ कि पालनपुर गुजरात से लेकर, पालनपुर कहाँ पर है, गुजरात में। तो पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर है, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना है वहां तक। तो रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक, इसका टोटल क्या है, विस्तार है। किसका विस्तार है, अरावली का। तो पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक इसका विस्तार है। इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि अरावली का टोटल विस्तार कहाँ से। ऐसे तो हम आगे उत्पत्ति में बात करेंगे कि मिनिकॉय द्वीप अरब सागर से इसका उद्गम होता है, पालनपुर से खेड़ब्रह्म तक ये बाहर दिखाई देना शुरू करता है, फिर राजस्थान के जो सिरोही जिलों में वहां से प्रवेश करके राजस्थान के झुंझुनू अलवर वाला क्षेत्र से होकर राजस्थान से बाहर निकलती है। ये आगे डिटेल से बात करें, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि जो पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी तक अरावली का क्या है, विस्तार। इसके अंदर बात करें अरावली पर्वतमाला राजस्थान में विस्तार कहाँ है, तो राजस्थान में आपको पता ही है सिरोही से प्रवेश करते हैं, सिरोही से लेकर झुंझुनू तक राजस्थान में इसका विस्तार है। तो राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ से है, सिरोही से लेकर झुंझुनू तक राजस्थान में अरावली का विस्तार, यानी अरावली का जो विस्तार है वो सिरोही और झुंझुनू के मध्य है। हम आगे बात करेंगे क्योंकि राजस्थान का मैप आपने जो पहली 2 क्लासें थी उसमें सारी की सारी डिटेल बात कर ली थी, कितने जिले कहाँ, कौन सा जिला कहाँ पर है। वो राजस्थान का जो मैप है आपने अच्छे से देखा है, उसको निरीक्षण किया है, वहाँ पर देखा, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो सिरोही कहाँ पर और झुंझुनू कहाँ पर है, तो इस प्रकार के ये डिटेल हमें पता चल जाएगी। अगली बात करें, देखो ये है अरावली पर्वतमाला। जो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली के 2 अच्छे से जो व्यू हैं वो आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें हैं। इस तस्वीरों आप देख सकते हैं कि अरावली पर्वत कितनी बड़ी और कितनी प्राचीन है। देखो यहाँ कई बात आता है, एक होता है पर्वत, क्या होता है, पर्वत, एक होता है पहाड़ी, एक होता है पठार। कभी कभी डाउट होता है कि ये क्या है,
पर्वत क्या है, पठार क्या है, पहाड़ी क्या है, तो इस प्रकार बात करें तो ये जो दिखाई दे रही है ना, ये है पर्वत। क्या है? पर्वत है। आगे बात सुन, ये इसका ये ऊंचाई पर बहुत ज्यादा होती है। अगर ये यहाँ तक हो तो इसका ऊपर वाला, जैसे ये तो हो गया पर्वत, ये ऊंचाई में तो हो, लेकिन इसके ऊपर वाला भाग थोड़ा सा क्या हो, चपटा हो, उसको कहेंगे पहाड़ी। और जो बिल्कुल सपाट स्थिति इस प्रकार का हो कोई ऊंचाई स्थान पर, उसको क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। हालांकि ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आप बता सकते हैं कि जो ऊपर से पूरा जो त्रिकोणनुमा आकृति होती है उसकी ऊंचाई बहुत होती है, वो पर्वत के रूप में माना जाता है। जिसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है और ऊपर से थोड़ा नुकीला कम होता है, होता तो है लेकिन थोड़ा कम होता है, थोड़ा फ्लैट होता है, उसको पहाड़ी कहते हैं। और पठार है, ऊपर से बिल्कुल समतल होता है, ऊंचाई पर होता है लेकिन ऊपर से पूरा समतल होता है, उसको क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। ये अरावली पर्वतमाला के इस प्रकार का आपको दृश्य देखने को मिल जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है, आगे चल रहे हम। आगे क्या देख रहे? देखो, अरावली वेरी इंपॉर्टेंट है कि अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला की दिशा राजस्थान में किस ओर से किस ओर है और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसके अंदर थोड़ी सी बात कर ले। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा राजस्थान का हम क्या कर लेते हैं, राजस्थान का मैप बना लेते हैं। राजस्थान का मैप बनाने से फायदा क्या होगा कि इसमें समझ में जल्दी आ जाएगा कि कौन से दिशा में किस प्रकार वो राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वो जा रही है। ठीक है, तो ये राजस्थान का हमने मैप बना लिया। अब देखो राजस्थान का, इस राजस्थान के मैप में ऊपर वाली भाग आपको क्या पता है? उत्तर दिशा है। नीचे वाला भाग आपको वैसे ही पता दक्षिण। इधर वाले भाग को हम पूर्व दिशा या पूर्व दिशा कहते हैं और इधर वाले भाग को हम पश्चिम दिशा कहते हैं। आगे बात समझ में? और आगे क्या? ठीक है, तो ये अरावली का जो विस्तार हमने पहले बात की थी कि अरावली का विस्तार है पालमपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ियों तक है। पालमपुर गुजरात, और गुजरात यहाँ है गुजरात। इस गुजरात वाले क्षेत्र से अरावली निकलती है और इधर हरियाणा, हरियाणा के पास दिल्ली है तो दिल्ली यहाँ पर है। तो अब अरावली का विस्तार है वो इस प्रकार है। क्लियर बात है? तो अरावली का जो विस्तार है वो, ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम। ये कौन सी हो गई? दक्षिण। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से अरावली इस प्रकार जा रही है और इस प्रकार दिल्ली तक जा रही है। ये कौन सी दिशा गई? उत्तर। और ये कौन सी हो गई? पूर्व। हम कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा में। तो अरावली है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी होकर गमन करती है। किस ओर गमन करती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर। देखो ध्रुव है इसलिए नाम पहले दक्षिण पश्चिम ले रहे, उत्तर पूर्व ले रहे, तो दोनों ध्रुव है वो पहले माने जाते हैं, इसलिए हम नाम इस प्रकार ले रहे। इस अरावली की जो चौड़ाई है वो दक्षिण में ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाएगी उस प्रकार इसकी क्या होती जाएगी? कम। यानी यहाँ की जो चौड़ाई क्या है वो कम और यहाँ पे चौड़ाई क्या है? और क्या है? ज्यादा है। इसलिए इसको कहा जाता है कि अरावली है जो दक्षिण में तो क्या है, उसका फैलाव ज्यादा है, लेकिन उत्तर में जाते जाते इसका फैलाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे बात समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूं कि दक्षिण पूर्व से, सॉरी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर अरावली का क्या होता है? गमन होता है, आगमन होता है, जो भी कह सकते, आगमन होता है, बढ़ती है। तो इसका विस्तार किस प्रकार है? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर जाता है। ये अरावली दक्षिण पश्चिम में तो क्या है, इसके विस्तार चौड़ा है, फैला हुआ है, लेकिन ऊपर जाते जाते उत्तर पूर्व में जाते इसका विस्तार कम हो जाता है। यानी ये सर्वाधिक फैली हो दक्षिण भाग में फैली हुई है और जो सबसे कम फैली हुई वो कहाँ पर है? उत्तर वाले भाग में। कोई डाउट है क्या? नहीं। बात आगे बात, ये टोटल अरावली, अरावली राजस्थान में बात करें तो यहाँ से सिरोही से लेकर झुंझुनू तक हमने बात की, राजस्थान में इसका फैलाव होता है। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब देखिए जो ये अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत की टोटल लंबाई कितनी है? तो इसका अरावली पर्वत की तो टोटल लंबाई मानी जाती है वो खेड़बर्म पालमपुर के गुजरात के आसपास से मानी जाती है। तो वहां से लेकर, यानी यहाँ से जो अरावली जहाँ से दिखाई देना शुरू होती है वहां से लेकर रायसीना की पहाड़ियों तक इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर मानी जाएगी। कितने किलोमीटर? 692 किलोमीटर मानी गई है। किसकी? अरावली की। लेकिन जो राजस्थान में है, हम तो बात करेंगे किसकी? राजस्थान में, कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है।
तो अरावली जो पर्वतमाला है वो राजस्थान में, ये जो पीला कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये पीले कलर में राजस्थान अरावली है, ये 550 किलोमीटर कहाँ पर है? राजस्थान में। आधी से ज्यादा तो कहाँ पर है? राजस्थान में। तो 550 किलोमीटर राजस्थान में है और टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 992। तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ आराम से, और को आपको समझ में आ रहा भी होगा। देखो तो अरावली की कुल लंबाई कितनी है भाई? कितनी है? 692 किलोमीटर। और राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली की लंबाई है वो 550। वेरी गुड, 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये दो चीजें आपको याद करनी है। अरावली की टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और राजस्थान में अरावली कितनी है? 550 किलोमीटर। अरावली की दिशा किस है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। अरावली का जो विस्तार है हम गुजरात से लेकर या पालमपुर से लेकर दिल्ली तक है। राजस्थान में सिरोही से लेकर झुंझुनू तक राजस्थान में अरावली का विस्तार है। कोई डाउट है क्या? आगे बात समझ में। दो चीज हमने बात की, ज्यादा नहीं है, बस अरावली का ये विस्तार वगैरह ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चले आगे, समझ में आ रहा होगा। बाकी आप लगातार मेहनत करते रहिए। और देखो सफलता है वो क्या मांगती है? मेहनत मांगती है। लगातार मेहनत करते रहोगे तो सफलता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। लेकिन सफलता पाने के लिए शॉर्टकट आवश्यकता नहीं होती है। किसका होता है? लंबे रास्ते का। हमारे राजस्थान में बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि 6 महीना रास्ता नहीं चालनो तो 12 महीने रास्ता चालनो, ताकि क्या कहते हैं उसको, वो अच्छा होता है, साफ सुथरा रास्ता होता है और बिना विघ्न का रास्ता होता है। इसलिए आप आराम से पूरा विस्तार से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। और वहां से क्वेश्चन बड़ा पुटअप होगा। शॉर्टकट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे चलते देख लीजिए। अब राजस्थान में जो अरावली है, उस अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में टोटल विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहली बात हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अलावा गुजरात और हरियाणा में भी अरावली पर्वतमाला एक अंश है। इसके अलावा दिल्ली में भी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात, हरियाणा और राजस्थान ये 3 स्टेट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? अरावली का विस्तार है। 3 राज्य कौन कौन से? एक है राजस्थान, एक है गुजरात और एक है हरियाणा। क्लियर बात? और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली। तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली में किसका विस्तार है? अरावली का है। यानी 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में अरावली का विस्तार है। इसके अलावा राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ पर है? इसके अंदर हम चर्चा कर ही लेते हैं। देखो अरावली का विस्तार अब वेरी इंपॉर्टेंट यहां से बनता है। क्या बनता है कि अरावली का विस्तार माने का अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े, अलग अलग जिले दे रखे उसके अंदर, तो आपको पूरा कंफ्यूजन खत्म ही कर देते हैं आज। देखो कक्षा 11 भूगोल की किताब है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेज संख्या 236 के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है। और वो किताब की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी हमारे। और ये सारे जो नोट्स है, इसके जो स्लाइड है के, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो कक्षा 11 की भूगोल की किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, पेज संख्या 236 पर जाकर आप देख सकते हैं आराम से। वहां पर लिखा है स्पष्ट रूप से, राजस्थान में अरावली में 9 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 9 जिले आते हैं। अब उसमें जिले कौन कौन से बताए? उसमें जिले बताए उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर। ये 9 जिले बताए कहाँ पर? राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भूगोल की किताब है कक्षा 11th की, उसकी पेज संख्या 236 पर ये सारा लिखा है 9 जिले। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके अलावा अभी वर्तमान में नए जिले बने वापस। हमारी जो पहली क्लास है उसमें डिस्कस किया था कि पहले 50 जिले बने, फिर 41 हुए। उस 41 जिले बनने के बाद या जिलों का पुनर्गठन होने के बाद ब्यावर, सलोम्बर, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बरोड और खेरातल, तिजारा भी
किसमें अरावली के शामिल हो गए हैं। तो ये कितने जिले हो गए? 5। कितने हो गए? 5। ये कितने हो गए? 9। 9 और 5 कितने हो जाते हैं? 9 और 5 14 हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे राजस्थान में सबसे मान्य बुक है भूगोल की, वो है हरिओम सक्सेना की बुक है, वो राजस्थान भूगोल। हरिओम सक्सेना की एक बुक है राजस्थान भूगोल। उनमें इन जिलों के साथ साथ चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को भी अरावली क्षेत्र में शामिल किया गया। किसमें? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को भी शामिल किया गया। इन्होंने किया 4 जिले भी, यानी कुल मिलाकर 9, 5 और 4 टोटल जिले कितने हो गए? 18। तो हम कह सकते हैं कि अरावली का विस्तार लगभग 18 जिलों में है। ठीक है, सारा कंफ्यूजन है, लेकिन ये सारी के साथ डिटेल में अलग अलग करके लाया हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। किताब क्या, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब क्या कह रही है? नए जिले के साथ कौन से नए जिले जो अरावली के साथ कनेक्ट किए गए हैं? हरिओम सक्सेना है, हरिओम सक्सेना है। उन्होंने कहा था कि चित्तौड़गढ़ के इन जिलों के अलावा भी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा अरावली के अंदर, अरावली प्रदेश के अंदर शामिल किया जाए। तो ये सारी के सिरे। इसके अलावा अनुसार हम कह सकते हैं कि अरावली में टोटल जिले कितने हैं? और कितने हैं? 18। जैसे हम मरुस्थलीम पढ़े थे, कितने जिले पढ़े थे? 13। इसमें कितने पढ़े हम? 18 जिले हैं जो अरावली क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? चले आगे, चलो सर आगे देखो। अरावली के उपनाम क्या? आप देखो, अरावली है तो अरावली पर्वतमाला है, उसको उपनाम भी तो है। तो पहला उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भारत का अपलेशियन कहते हैं। भारत का अपलेशियन। अपलेशियन पर्वतमाला है अमेरिका में। ठीक है, मैं यहाँ पर अमेरिका लिख सकता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। ये अमेरिका अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पर? अमेरिका में। जो सबसे प्राचीनतम, सबसे मोड़दार, सबसे वलित पर्वतमाला है, इसलिए उसकी जो पर्वतमाला है अमेरिका की, उसका उपनाम है वो भारत की अरावली को कहा गया, इसलिए इसको कहेंगे कि भारत की ये अपलेशियन है। इसके अलावा विष्णु पुराण है, उसमें भी उल्लेख मिलता है किसका? अरावली का। और विष्णु पुराण जो ग्रंथों में, पुराणी ग्रंथों में, पुराणों में कह सकते, पुराणों में अरावली का नाम परिपत्र बताया गया। परिपत्र, अरावली क्या बताया गया? परिपत्र। और हम कह सकते हैं, आपको पता ही है भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक रूप से इसको मेरु क्षेत्र कहते हैं। मरुस्थल को कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? मेरु क्षेत्र कहेंगे। तो ये मेरु क्षेत्र इस प्रकार है। कोई डाउट है क्या? नहीं है? बात आ गई समझ में? तो ये परिपत्र, ये भारत का अपलेशियन भी कह देते हैं, पुराणों में इसको परिपत्र कहते हैं, और भौगोलिक रूप से इसको मेरु प्रदेश कहते हैं। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गई बात? ये कहाँ पर बात है? अरावली के उपनामों की। इसके अलावा भारत के प्राचीन जो मुगलों के समय इतिहासकार हुए, साहित्यकार हुए, जिनका नाम था अबुल फजल, और अबुल फजल ने अरावली को कहा का ऊंट की गर्दन, यानी एक किसकी तरह? ऊंटों की तरह ये गर्दन है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। और कर्नल जेम्स टोड ने अरावली पर्वत पर, अरावली पर्वत में एक पर्वत है, कौन सा? आबू पर्वत, और उस आबू पर्वत में मंदिर बहुत सारे हैं, इसलिए हिंदू ओलंपिक कहा गया है। तो ये भी ओलंपस कहा गया, हिंदू ओलंपस किसे कहा गया है? तो आबू पर्वत के आसपास वाले क्षेत्र में जो अरावली पर्वतमाला, उसको हिंदू ओलंपस कहा गया। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। क्यों कहा गया? मंदिरों के कारण, वहां पर मंदिर क्या है? ज्यादा है। क्लियर बात है? तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा, ऐसे एकदम याद तो होने की संभावना नहीं। ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा लिखो, और विस्तार से चर्चा करनी है, तब ये याद होता, अन्यथा नहीं। आगे बात समझ में, आप आराम से लिख सकते हो इसको। आप भारत का अपलेशियन, परिपत्र, मेरु, ये सारे उपनाम है। अबुल फजल ने ऊंट की तरह गर्दन बताई है, और हिंदू ओलंपिक्स है वो कर्नल जेम्स टोड ने कहा आबू पर्वत के लिए, मुख्यतः आबू पर्वत के लिए कहा है। कोई डाउट है क्या? आगे बात समझ में? चले आगे, चलो सर। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी लगातार, अन्यथा नहीं। देखो, अरावली का उद्गम, अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई? जो अरावली की उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई वो देख लीजिए। तो अरावली का उद्गम हुआ, हम सबसे पहले माना जाता है कि प्री कैम्बियन काल में अरावली का उद्गम हुआ। कहाँ से? प्री कैम्बियन काल।
प्री कैम्बियन काल से अरावली का उद्गम माना जाता है। जो 65 करोड़ वर्ष पहले की अरावली मानी जाती है, इस अरावली का प्री कैम्बियन काल का मानी जाती है। ठीक है, यहाँ माना जाता है, पूरा लिख देता हूँ, समझ आएगा। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला है जो भारत की सबसे प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीनतम है, याद रख लिए, विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित यानी मोरदर अवशिष्ट, कुछ अवशिष्ट बचे, अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, तो प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। अरावली का उद्गम मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। वेरी उद्गम, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। अरावली का उद्गम कहाँ से माना जाता है? मिनिकॉय द्वीप से। मिनिकॉय द्वीप, अरब सागर। मिनिकॉय द्वीप अरब सागर से इसका उद्गम माना जाता है। फिर अरब सागर के अंदर से होकर पालमपुर से ये बाहर दिखाई देना, स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू करती है। फिर राजस्थान में एंट्री करती है और राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाती है। अरब सागर में ये विस्तृत, इसका मिनिकॉय द्वीप अरब सागर में, और अरब सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, अरब सागर को अरावली का पिता कहा गया, पिता कहते हैं। आगे बात समझ में, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अरावली का पिता अरब सागर को कहा गया है। किसको कहा गया है? अरावली का पिता अरब सागर को कहा गया है। कोई डाउट हो तो बताइए। आगे बात समझ में, और आगे क्या? ठीक है, बाकी पहले हमने बात कर ली थी इसके अंदर, जब हमने पढ़ा था कि जो गोंडवाना लैंड के दो भाग है, अरावली और हाड़ौती का पठार, और तैतीस सागर के दो भाग है, वो है मरुस्थल और पूरी मैदानी भाग। इसके अंदर भी हम आगे आराम से बात कर लेंगे, और पहले वाले वीडियो में, पहली वाली क्लास में उसमें सारी डिटेल दे रखी। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? क्या अरावली प्री कैम्बियन काल की मानी जाती है, सबसे प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसका उद्गम मिनिकॉय द्वीप अरब सागर से माना जाता है। मिनिकॉय द्वीप अरब सागर के माना जाता है, और अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, चलो फिर आगे हम चल रहे। अगला, अरावली का विभाजन 3 भागों में कहा गया। बिल्कुल, अरावली का विभाजन कितने भागों में किया गया? 3। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। हमने जो अभी देखा था कि अरावली का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया। और 3 भाग किस प्रकार है, ये अपने यहाँ पर देखा ही था कि अरावली है, और इस अरावली का ये वाला भाग है, इसमें ये अरावली, ये ऊपर वाला भाग को इसको कहा उत्तरी है, ये बीच वाला भाग मध्य है, और इधर वाला भाग दक्षिणी अरावली है। तो राजस्थान में जो अरावली है वो कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में बांटी गई है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बिना विलंब उत्तरी अरावली की, कि उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं, और उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, और इनकी प्रमुख चोटियाँ क्या है। क्योंकि अरावली में सर्वाधिक जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है ना, वो किसका होता है? चोटियों से होते हैं, कि सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे कम चोटी, या इसका क्रम पूछा जाता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अरावली की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उनके अंदर बात करेंगे। ठीक है, अगला चले आगे देख लो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात करने की अरावली वाले क्षेत्र में, यानी उत्तरी अरावली में वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। उत्तरी अरावली में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? तो सिंपल से, अभी लिखूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए लिख के लिए देखो, अलवर, खेड़ातल तिजारा, कोटपुतली बरोड, जयपुर, दौसा, डीडवाना कुचामन, सीकर और झुंझुनू। इन मुख्यतः लगभग 8 जिलों के अंदर उत्तरी अरावली वाला भाग आता है। अगली बात समझ में कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं, उत्तरी अरावली वाले में प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, जिसको अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वत को? सकवटी की पहाड़ियाँ इसके अंदर है, तोरावटी की पहाड़ियाँ है, खंडेला की पहाड़ियाँ है, हर्ष की पहाड़ियाँ है, जयपुर की पहाड़ियाँ है, और अलवर की पहाड़ियाँ। ये सारी के सब उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों, पहाड़ियों के नाम है।
यानी उस क्षेत्र में स्थानीय लोग वहाँ पर जो रहते हैं उन क्षेत्र को उनको नाम याद करने के लिए या उन पहाड़ियों को नाम दे दिया। शेखावटी की पहाड़ियाँ, शेखावटी वाले क्षेत्र में शेखावटी की पहाड़ियाँ हो गई। तोरावटी क्षेत्र कांधल नदी के आसपास वाला क्षेत्र को तोरावटी कहलाता है, तो वहाँ के तोरावटी नाम दे दिया। इसी प्रकार तो अलवर की पहाड़ी उसको अलवर का नाम दे दिया। ये प्रमुख क्षेत्र है अलवर, खैरागढ़, कोटपुतली, जयपुर, दौसा, डीडवाना, कुचामन, सीकर और झुंझुनू। ये प्रमुख क्षेत्र है किसके? उत्तरी अरावली के। और उत्तरी अरावली की प्रमुख ये पहाड़ियाँ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पुटअप होते हैं। क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि उत्तरी अरावली की चोटियों के बारे में, तो वो बात कर ले सबसे पहले कि ये अरावली की चोटियाँ कौन कौन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बिल्कुल याद करना, रटना है कुल मिला के इन चीज़ों को। देखो चोटी का नाम, जिले और ऊंचाई लिखी है, वो इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्रम से हमने कोशिश की है। सबसे इस जो अरावली का जो टॉपिक खत्म होगा ना, उस टॉपिक के बाद हमने 45 चोटियां हैं, उन 45 चोटियों की पूरी पर्वत चोटियों का शुरू से लेकर लास्ट तक क्रम जमाया, यानी पहली से लेकर 45 क्रम तक आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है। कहीं पर भी कोई भी चोटी उठाकर एग्जाम में अगर पूछ ले तो आपको वो क्रम भी आपको आराम से याद हो सकता है। उस प्रकार हमने व्यवस्था की है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। तो पहले ये बात करो, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़। आपको बार बार याद करने की आवश्यकता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ है सीकर में, और सीकर इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी चोटी है मालखेत, ये कहाँ पर है? सीकर में, इसकी ऊंचाई 1052 मीटर। देखो 55, 52, 51। अगला लोहागल, ये कहाँ पर है? झुंझुनू में है, 1051 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी तीनों चोटियों का आपको नाम याद करना ही है। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055, मालखेत सीकर में 1052 और लोहागल झुंझुनू में 1051 मीटर ऊंची है। ठीक है। भोजगढ़ सीकर में है, 979 मीटर लंबी है ये चोटी। खो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। मैं जो भी राइट कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी खो जयपुर में है, जो कितनी 920 मीटर ऊपर। भेराज वेरी इंपॉर्टेंट है, भेराज भी है अलवर में, 792 मीटर ऊंची है। बबाई, देखो ये बबई और बबई थोड़ा अलग है, तो ये बबाई है वो जयपुर में है, 992 मीटर है ये भी। और जो बरवाड़ा है ये भी जयपुर में 786 मीटर है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट बबई है जो सीकर में है, 980 मीटर है। कहाँ पर है? 980 मीटर। कोई डाउट है क्या? आगे बात सुन में, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और 6, 9 में से 6 तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही है। इसके अलावा और भी है इसके, देखो इसमें बिलाली वेरी इंपॉर्टेंट है। बिलाली है जो नए जिला बना, तो कोटपुतली बहरोड पे जयपुर में आता था, जो अलवर में आता था वो वाला भाग है ये कोटपुतली बहरोड, जो 775 मीटर है। मनोहरपुरा ये भी जयपुर में है, 747 है। बेराड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटपुतली बहरोड में आती है, 704 मीटर है। सरिस्का भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अलवर में है, 777 मीटर है। सिरवास ये अलवर में है। ये आप भानगढ़, ये भानगढ़ वाला तो आपको बताइए, भानगढ़ का भूतिया किला के बारे में आप जानते ही हो। और तो भानगढ़ का पर अलवर में डरावना है, या जाना ही मत। इसके अलावा जयगढ़ है, नारगढ़ है और अलवर है। जयगढ़ जयपुर में 648 मीटर है, नारगढ़ है वो 599 है, और अलवर दुर्ग की जो चोटी है वो 597 मीटर है। इस प्रकार आपको याद ये तो करना ही करना है। ठीक है। इनके जो ये ऊंचाई वाला क्रम भी आपको याद करना है, लेकिन ये बहुत बार आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि जो बिलाली ये क्रम पूछा जाता है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। उस प्रकार आपको ये बात भी चर्चा करनी है और ये विस्तार देखना है। ये सारी चोटियां हैं जो हमारे ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। क्लियर बात है? कोई डाउट है क्या? नहीं है? फिर आगे हम चल रहे थे। देखो मध्य अरावली के जो मुख्य क्षेत्र है वो मध्य अरावली के मुख्य क्षेत्र है वो अजमेर और ब्यावर का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका देखो कुछ भाग है वो राजसमंद और जयपुर में भी है, लेकिन जो मुख्य अरावली का भाग है वो कहाँ पर है? मध्य अरावली का अजमेर और ब्यावर में। ठीक है। और इसकी प्रमुख चोटियां भी कितनी है? 3 ही है, वो इंपॉर्टेंट याद रखनी। जो मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां वेरी मोराई जी है जो गोराम जी के नाम से जाना थी ब्यावर में, 934 मीटर ऊंची है।
तारागढ़ अजमेर में 773 मीटर ऊंची है, और नागपाड़ ये भी अजमेर में 795 मीटर ऊंची है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद करनी है। ये पहले तीनों अजमेर में थी, अब नया जिला बना है इसलिए ब्यावर में आ गई, बाकी दोनों अभी भी अजमेर में ही है। तारागढ़ आपको ऊपर से चोटी है तारागढ़, इस पर तारागढ़ दुर्ग बना है, इसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी है, उत्तरी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, गोराम जी वाली मोराई जी हो गई, उसके बाद तारागढ़, उसके बाद नागपाड़ हो गई, और ये अजमेर और इस वाले क्षेत्र में प्रमुख है। कोई डाउट है क्या? नहीं। आगे चले फिर देखो अगले नाल और दरे और घाट। देखो अगर नाल के हो, दरे के हो या घाट के हो, वो एक ही बात है। देखो दो पर्वत है, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक ये पर्वत है, एक ये पर्वत। इन पर्वत के मध्य ये वाला जो रास्ता है, इन पर्वतों के मध्य ये वाला जो रास्ता है, ये और आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला रास्ता, ठीक है, ये रास्ता है, इसको हम क्या कहते हैं, दरा या नाल या घाट कहते हैं। तो आप इस पर लिख सकते हैं कि दो पर्वतों के मध्य, दो पर्वतों के मध्य, दो पर्वतों के मध्य सकड़ा या तंग रास्ता नाल, दरा या घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? घाट कहलाता है। यानी दो पर्वतों के बीच में बिल्कुल सकड़ा तंग रास्ता, बिल्कुल सिंपल रोड होती है, उसको क्या है, दरे नाल घाट कहते हैं। और ये मध्य अरावली में सर्वाधिक दरे घाट है, इसके हम आगे चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से दरे घाट है देख लीजिए। जो मध्य अरावली के प्रमुख दरे कौन कौन से है, कछावली दरा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यावर में है। पीपली दरा ब्यावर में है। सर्वाधिक राजस्थान की सबसे ऊंचा जो दरा है वो पीपली घाट दरा भी है, जो कहाँ पर ब्यावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करनी। उदाबारी दरा है वो भी ब्यावर आपको याद रखना है। सरवाड़ा ये भी कहाँ पर है, ब्यावर में है। ये चारों दरे हैं जो टोटगढ़ क्षेत्र में आते हैं। जो टोटगढ़ है वो क्षेत्र, कुछ क्षेत्र राजसमंद के वाला भाग में आता है और कुछ ब्यावर में आता है, इसलिए ये वाले भाग में है। और अजमेर जिले और पाली जिले को ये जोड़ने का भी काम करता है। कौन सा? ये जिला। अब ये ब्यावर भी कह सकते हैं इसको, ब्यावर को जोड़ने का भी ये काम करता है। तो ये प्रमुख चार दरे, इसके अलावा और भी बहुत सारे दरे उसके अंदर बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ब्यावर जिले के प्रमुख है, एक है बड़दरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 114 पर है, जिसका वर्तमान नाम क्या है, NS 25 इस तरह के गुजरता है। और ब्यावर और जोधपुर, ब्यावर को जोधपुर और जयपुर मार्ग को जोड़ता है। तो बिल्कुल ये दरा है, कहाँ पर, बड़दरा पर। परकेलिया दरा है, ये ब्यावर के पूर्व में है, जो मसूदा को मार्ग को जोड़ता है, इंपोर्टेंट है। शिवपुरा घाट है ब्यावर में, जो विजयनगर को जोड़ता है, भीलवाड़ा वाला। सुरा घाट है, ये कहाँ पर, ब्यावर में है, जो भीलवाड़ा को जोड़ने का काम ये करता है। तो सारे के दरे कहाँ पर, ब्यावर में है। ठीक है, बड़दरा, परकेलिया दरा, शिवपुरा घाट और ये सुरा दरा है, ये भी कहाँ पर है और कहाँ पे है, ब्यावर। इसके अलावा कुछ और भी दरे हैं, वो बात कर ले। दिवेर की नाल, ये आपने सुना ही होगा, जहाँ से कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर से, दीवारी की पहाड़ियों से, वो इसी क्षेत्र में आता है। हाँ, गोरम घाट आपने सुना ही होगा, गोरम घाट दरा है, वो गोरम घाट दरा है वो राजसमंद और पाली दोनों की सीमाओं पर है, इसलिए कुछ भाग उसका राजसमंद में और कुछ भाग पाली में है। ये मारवाड़ जंक्शन पाली को केलवा तहसील है, जो केलवा तहसील राजसमंद में उस रेल मार्ग को जोड़ने का काम करता है गोरम घाट। ठीक है, ये गोरम घाट देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। गोरम घाट रेलवे स्टेशन जो पाली में है, वो राजस्थान का सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम क्या है, इस रेलवे स्टेशन है। ये पूर्ण याद रखना, राजस्थान का पहला जो सौर ऊर्जा से संचालित, पूर्ण तो सौर ऊर्जा से संचालित है, वो गोरम घाट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और कामली घाट द्वारा राजसमंद, उदयपुर, जोधापुर, पाली, देवगढ़ से होते हुए ये जोड़ता है। जो ये कुछ भाग इसका कहाँ पर है, राजसमंद में, और कुछ भाग है इसका उदयपुर में है, लेकिन ये पाली और राजसमंद को जोड़ने का काम भी करता है। कामली घाट दरा, ये कुछ अन्य दरवा है, ये भी कहाँ, मध्य अरावली के अंदर ही भाग है। कोई डाउट है क्या? नहीं है, चलो अगला कोई। बस आज के लिए बस इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे हम मध्य अरावली के अंदर, उसके बाद हम दक्षिणी अरावली के अंदर बात करेंगे दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में, दक्षिण अरावली के प्रमुख पठार और दर्रे के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।